हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैनोनिकल का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम लोग पार्ट 1 से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें एक ऐसे ऐसे प्रश्न मतलब कि ऐसे ऐसे जो भी फार्मूला का यूज करेंगे जो सबसे हटकर और सबसे अलग किया जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न से आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी पूछ सकता है, अगर जो तैयारी करें उसमें भी काम आ सकता है, अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले मतलब कि देंगे उसमें भी काम कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, आप जरूर सीखेंगे और आप जरूर कुछ अच्छा कर सकेंगे। और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर देखने को मिलेगा जो कि सबसे हट कर रहेगा। तो अगर इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताकि उससे हम जो होता है मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा टॉपिक को ला सकते। चलिए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर 2 mm ऊंची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंची बनती है। तो प्रतिबिंब का स्थान और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तानी की कोई अवतल दर्पण है, उसे 6 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखा है और जिसकी ऊंचाई जो है 2 mm है। क्या है? 2 mm। तानी की यह जो है दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर या वस्तु की दूरी दी हुई है, यानी कि दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई जो है 2 mm है। हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो यह जो है 6 सेंटीमीटर, हम इसको लिखेंगे कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहें तो यू बराबर कितना है -6 सेंटीमीटर। यानी -6 सेंटीमीटर लिखने का कारण है कि हम चीनी परिपाटी में बताए थे कि या तो लेंस हो या तो दर्पण हो, सभी में वस्तु की दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। तो इस कारण से यह जो है यह वस्तु की दूरी दी हुई है, क्योंकि बोल रहा है कि कोई अवतल दर्पण है, उसे 6 सेंटीमीटर दूरी पर 2 mm की ऊंची वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है जो कि 1 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इस तरह से तो आने की यह जो दिया हुआ क्या है, वस्तु की दूरी दी हुई है, हम ध्यान से समझेंगे। और उसके बाद यह वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई कहने का मतलब हो जाएगा h1, वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर दिया हुआ है 2 mm। यह जो वस्तु की ऊंचाई जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। इस कारण से अब देखिए, इसका यूनिट सेंटीमीटर में और इसका यूनिट mm में, तो इसको भी हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है। तो अगर हम mm में है तो 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2/10 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। 2 mm कहने का मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर। एक यूनिट में इसलिए बदल दिए क्योंकि यूनिट सबका सेम होना चाहिए, तभी हम लोग आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस कारण से यूनिट सेम कर दिए। अब दिया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो जाहिर सी बात है, अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है नीचे की ओर बनता है। कहाँ बनता है? नीचे की ओर। जैसे कि ये अवतल दर्पण है और इसमें मतलब कि कोई वस्तु यहाँ रख दी तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आने के नीचे। कहाँ बनेगा? नीचे। अगर फोकस की दिशा में चलते तो इसे इधर मतलब कि इस तरह से इसको बनाएंगे तो नीचे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और नीचे की सभी दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस कारण से यह जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हो जाएगा -1 सेंटीमीटर। तब हमें बोल रहा है, इतना तो दिया कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई अवतल दर्पण से रखा कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई 2 mm था, तो उसको सेंटीमीटर में बदले। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जो था 1 सेंटीमीटर ऊंचा था, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई थी, तब इसको निकाल दिए -1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, स्थान कहे तो दूरी, और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की दूरी कहे तो v बराबर भाग, और फोकस दूरी कहे तो f बराबर भाग फोकस दूरी, f बराबर भाग। ठीक से ध्यान से समझेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब की दूरी दिया है तो वाट आने की निकालना है और फोकस दूरी भी निकालना है। तब इसमें हम लोग को मतलब कि आवर्धन बराबर मान लिया दिया हुआ है
क्योंकि हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि माइनस भी बटा यू बराबर H2 बटा H1 या जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है H2, इसको मानते हैं, क्या मानते हैं H2। तो यहाँ से वस्तु की ऊंचाई भी दिया हुआ है और प्रतिबिंब की भी ऊंचाई है और वस्तु की भी ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यह हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो यानी कि आवर्धन बराबर डायरेक्ट लगा सकते हैं, आवर्धन बराबर एम आवर्धन होता है एम, और एम बराबर होता है माइनस भी बटा यू बराबर H2 बटा H1, मतलब दोनों फार्मूला होता है। हम इससे अगले वाले वीडियो में आवर्धन का 3 फार्मूला बताए थे, तो ये दोनों को आपस में हम लोग बराबर करके एक का मान निकाल सकते हैं। तो माइनस भी बटा यू बराबर H2 बटा H1, तो माइनस भी ही रह जाएगा। यू का मान कितना है माइनस 6 सेंटीमीटर, और बराबर H2 का मान कितना है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस 1 सेंटीमीटर है। और H1 कितना है, तो H1 कहने का मतलब कि जो वस्तु की ऊंचाई होता है उसे हम H1 कहते हैं, तो 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस खत्म यानी प्लस हो गया, इसको इधर लेकर चलाएंगे और इसको इधर, तो हो जाएगा यानी कि हो जाएगा भी बराबर ये 6 जो है उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 6 बटा 0.2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है प्लस में 6 और इधर आएगा तो माइनस 1 गुने 6 तो माइनस 6। अब इसको हम हटा सकते हैं दशमलव को, तो 0, क्या करेंगे 0, एक अंक का बाद दशमलव आए तो एक 0 बैठा देंगे। अब यह जो 10 है यहाँ ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा भी बराबर माइनस 6 गुने 10/2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि भी बराबर माइनस 3 गुने 10 तो माइनस 30। यह जो है प्रतिबिंब की दूरी निकल चुका है, यह क्या निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी निकल ही गया, तो हमको फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी के लिए हम दर्पण सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि वस्तु की प्रतिबिंब की भी दूरी है और वस्तु की दूरी भी है, तो लगाएंगे दर्पण सूत्र से तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का यानी कि फोकस दूरी तो निकाल लें, तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना, तो 1/-30 और प्लस 1/u का मान कितना, 1/-6। तो डायरेक्टली 1/f बराबर -1/30 और -1/6 कर सकते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30 ही रहेगा, तो 1/f बराबर एलसीएम 30, तो हो जाएगा -1 और -5, क्योंकि 6 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 5 बार तो 30 आएगा, तो ऊपर 5 से गुना हो गया, तो हो जाएगा 1/f बराबर -1 और -5 तो -6 और -6/30, तो 6 बचे 30, तो हो जाएगा 1/f बराबर -1/5, 1/-5, तो फोकस आने की कोना कोनी गुना करेंगे तो f बराबर हो जाएगा -5। तब इसको कह सकते हैं कि अतः फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण का ही, तो अवतल दर्पण कंडीशन लगा दी, इस कारण से माइनस में आया, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि अतः फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें दिया हुआ है, उसके बाद हम उसका समस्या यानी कि उसका हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, सबसे पहले तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर हदस गए हो, तो ऐसा कोई बात नहीं, अगर हम है तो ये सब संभव है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोले कि ये किसी ऑटोमोबाइल मतलब कोई गाड़ी होता है, वाहन होता है, उसके बारे में बोला कि किसी ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, वक्रता त्रिज्या कितना है 3 मीटर। तो यदि इस दर्पण के द्वारा किसी बस की दूरी 5 मीटर निर्धारित की जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करें।
सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोमोबाइल हो या तो कोई बस हो या तो कोई कार हो, तो उसमें प्रयोग जो किया जाता है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के मतलब के रूप में। तो उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वह आभासी और सीधा होता है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर तो प्रकृति तो ऐसे ही पता लग गया कि पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है हमेशा सीधा और आभासी होती। तो ये हम लोग को ऐसे ही फंसाने के लिए पूछा गया था और इसमें कुछ होता नहीं, अगर कंसेप्ट मालूम है तो सब कुछ क्लियर है। तो अब देखते हैं कि ऑटोमोबाइल, यहाँ तो हमको ऑटोमोबाइल इससे कोई लेना देना नहीं, हमको लेना है यहाँ कि उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले देखें कि कारा की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो इसमें जो उत्तल दर्पण होता है इस तरह का क्या होता है, उठा हुआ होता है इस तरह से, और इसमें जो सभी होता है, सभी जो दूरी होती है इसमें क्या होती है, इधर F होता है और इधर C होता है। यानी कि हमेशा जो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या और फोकस जो होती धनात्मक होती है। कैसी होती, धनात्मक। तब देखिए जब धनात्मक होती है तो इसमें क्या होगा कि धनात्मक होने के कारण हम जो यह वक्रता त्रिज्या है इसको हम लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या बराबर 3 मीटर, जो कि क्या होगी, धनात्मक में होगी। तो इस कारण से फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या ये तो हो गया r बराबर 3 मीटर, तो फोकस दूरी हो जाएगा r/2 होता है, फोकस दूरी r/2 होता है। ये फार्मूला अगर याद नहीं तो याद कर लेंगे, तो हो जाएगा 3/2 कहने का मतलब 1.5 मीटर। जैसे वक्रता त्रिज्या यानी कि r कितना है 3 और बटा 2, तो कहने का मतलब 1.5 मीटर। तो ये हो गया फोकस दूरी कितना 1.5 मीटर और वक्रता त्रिज्या कितना हो गया 3 मीटर। और इसमें दिया हुआ है कि यदि इस दर्पण के द्वारा किसी बस की दूरी, मतलब जो वह ऑटोमोबाइल या तो कार कुछ भी दिया है उसमें जो दर्पण का प्रयोग किया गया उससे जो कोई एक बस है उसकी दूरी जो है 5 मीटर निर्धारित की जाती है। तो यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी बता दिया है, तो बस जो है क्या है वस्तु, तो दर्पण से वस्तु की दूरी बता दिया है 5 मीटर। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे वस्तु दूरी का मतलब u, और कितना है 5 मीटर। और जो वस्तु की दूरी होता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोले थे। अब हमें निकालना क्या है कि फोकस दूरी भी पता हो गया और वस्तु दूरी भी पता हो गया। अब हमें निकालने बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी दर्पण से, ऐसे पूछ रहा है। तब इसको लिखें प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर वाट। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार जो हो जाएगा h2, इसको मानते हैं h2 बराबर वाट। और प्रकृति जो पूछ रहा है तो हम तो पहले ही बता दिए कि अगर प्रकृति पूछे तो वह जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में चाहे जहां भी वस्तु रखें उसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह आभासी और सीधा होगी। तो इसका तो आंसर हो गया। अब हमें ये दोनों निकालना है। तो फोकस दूरी भी दिया हुआ है 1.5 मीटर और उसके बाद वस्तु की दूरी भी दिया हुआ। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए हम दर्पण सूत्र से चलते हैं, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना दिया हुआ है 1.5 यानी कि 1.5 बराबर 1/v, तो निकालना है 1/v। अब प्लस नहीं देकर हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 1/u के मान कितना है 5 सेंटीमीटर 5। इसलिए कि क्योंकि यह जो माइनस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा 10 स्टेप बचते, तो यह दशमलव काटेंगे तो बटा 10 तो ऊपर उलट जाएगा 10/15 बराबर 1/v माइनस 1/5। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया 2/3। और यह जो यह माइनस में इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस में तो इधर हो जाएगा तो प्लस में 1/5 बराबर 1/v। तो 1/v हो गया। तब इसका सोल्यूशन करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, 3 बचे 15, 2 बचे 15। तब गुना करेंगे तो 2 गुने और 5, 2 गुने 5 और प्लस ये हो जाएगा 1 गुने 3, तो हो गया कितना 2 बचे 10 और प्लस 3/15
बराबर 1/f, 1/v है, 1/v। तो देखिए 10 3 13, 1/v तो हो गया 10 3 13/15, 13/15, तो यानी कि 1/v बराबर 13/15। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 15/13, यानी कि इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो 1.15 मीटर हो जाएगा, 1.15 मीटर। ये हो गया क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो यह प्रतिबिंब की दूरी हो गई। तो अब देखिए सबसे पहले अब निकालना क्या है, प्रतिबिंब दूरी तो निकल गया 1.15 मीटर। अब निकालना है प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हम फार्मूला फिर लगाते हैं, आवर्धन बराबर जो होता है m बराबर -v/u बराबर h2/h1 होता है। तो देखिए -v/u बराबर h2/h1। तो इसमें तो बोल रहा है कि कुछ दिया नहीं, तो सबसे पहले -v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, -15/13 लिख दी। अब बटा u का मान कितना है, यानी कि फोकस दूरी जो है, यानी कि वस्तु की दूरी कितना है, तो -5 है। माइनस कितना, 5 है। तो ये देखिए अब इधर जो होगा h2/h1 पूछ रहा है, h2/h1। तो h2 का मान तो कुछ दिया नहीं है और h1 का भी मान कुछ दिया नहीं, क्योंकि वक्र त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई, वस्तु की दूरी दी हुई है और प्रतिबिंब की दूरी भी दी हुई है और प्रतिबिंब का आकार मतलब कि निकालना है। तो यहाँ से जो हो जाएगा h2/h1 ऐसे ही रहने देंगे। तो ये उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो यानी कि इसको हम काट सकते हैं, -15/13 गुने 1/-15 -5 तो माइनस माइनस खत्म, 5 3 15 बराबर हो जाएगा h2/h1। तो ये हो जाएगा 3/13 बराबर h2/h1। हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी, क्योंकि प्रतिबिंब की आकार निकालना, तो h2 तो रहने देते हैं, इसको इधर ले चलाते हैं। तो हो जाएगा 3/13 h1 बराबर h2, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी यानी कि 3/13 h1। इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब कभी भी पूछे तो सबसे पहले हम लोग को कंडीशन पकड़ना होता है। क्या पकड़ना होता है, कंडीशन पकड़ना होता है, उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हम लोग को प्रतिबिंब अब प्रकृति पूछे तो प्रकृति जो हो जाएगा हम लिख देंगे कि यथा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा और आभासी होगा, सीधा और आभासी होगा, होगा। देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग एक से एक क्वेश्चन, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन ला रहे हैं। अब अगला जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन उसको देखते हैं कि वो किस तरह का है। तो वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, जिससे कि आपको हर एक बार कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के आकार का 1/5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा है और इसकी फोकस दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को डराने के लिए, मतलब धमकाने के लिए ये बोल दिया इस तरह से। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब का बात किया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया, उसके बाद दर्पण भी बोल दिया। तो एक ही ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो कि उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है। तो यहाँ तो एक चीज क्लियर है कि वह दर्पण कैसा होगा, तो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और बाकी उत्तल और समतल दोनों है उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ सब क्लियर कर सकते, बोला कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा है, तो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो आंसर हो गया कि दर्पण जो होगा, इस तरह से हम डायरेक्टली लिख देंगे पहले से, अगर जानकारी है तो, अतः दर्पण अवतल होगा लिख दें। इसका इसमें तो क्लियर हो गया। अब बोला इसकी फोकस दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को क्लियर करना है कि यह दिया हुआ क्या क्या चीज है। तो जब भी गुना गुनी वाला बात रहे तो ये आवर्धन दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है, आवर्धन। तो यानी कि यह जो है आवर्धन दिया हुआ है, यानी कि आवर्धन एम बराबर 1/5, लेकिन यहाँ तक क्लियर नहीं है। आवर्धन 1/5 है ये दिया हुआ, लेकिन बोल दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बने तो वह आवर्धन जो होगा उसका वह ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक।
तो यानी कि यह जो आवर्धन है हम लिख सकते हैं -1/5। ध्यान रखें, अगर कोई पूछे कि अगर प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह वास्तविक है तो आवर्धन किस में होगी, धनात्मक या ऋणात्मक में? तो किस में होगी? ऋणात्मक में। यहाँ तक क्लियर? कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है और हम लोग क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ बोला कि किसी दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के आकार का 1/5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि वह जो 18 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है वह मतलब कि उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि यह जो दिया हुआ 18 सेंटीमीटर वह प्रतिबिंब की दूरी, जैसे बोल रहा है कि किसी दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के आकार का 1/5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब 18 सेंटीमीटर जो दिया हुआ वह दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है जो कि वस्तु के आकार का 1/5 गुना है। तो यह जो हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? 18 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर नहीं, क्योंकि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वह ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक होता है। कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब बने तब देखिए अब यहाँ से आवर्धन भी दे दिया, प्रतिबिंब भी दे दिए, तब आवर्धन बराबर 3 फार्मूला जानते हैं। एम बराबर, ऐसा कहीं भी किसी भी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं मिलता है। तो आवर्धन का 3 फार्मूला हम क्यों दर्पण सूत्र लगाएं, क्यों हम ज्यादा परेशानी उठाएं? डायरेक्टली हम कर सकते हैं, एम बराबर -b/u भी होता है, ये भी सही है, H2/H1 होता है, ये भी सही है, और तीसरा जो है 1 - b/f होता है। ये फार्मूला बहुत कम जगह पे यूज होता है लेकिन ये भी फार्मूला होता है। तो जब प्रतिबिंब की दूरी दिया है और हमें फोकस दूरी निकालने का है तो हम क्या पहले वस्तु की दूरी निकालेंगे? नहीं, डायरेक्टली हम इस फार्मूला को हिट कर सकते हैं। तो लिखेंगे m बराबर 1 - v/m। तो m का मान कितना है? -1/5। अच्छा, ये फार्मूला क्यों लगा? क्योंकि हमें निकालने का है फोकस दूरी, तो इसमें फोकस संबंधित तो फार्मूला है और इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है। तो पहले वस्तु की दूरी निकलता तब निकलता, लेकिन हम प्रतिबिंब और की दूरी दिया है और आवर्धन भी दिया हुआ तो हम फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस फार्मूला को इसलिए लगाया 1 - v का मान कितना है? v का मान हो गया -18 सेंटीमीटर, -18/f। ठीक है, अब देखिए f का मान आने की यह जो हो जाएगा -1/5 बराबर एलसीएम, तो इधर f है रहेगा, तो इसमें गुना करेंगे तो f माइनस प्लस हो जाएगा +18 होगा ना। अब देखिए यह जो f है इधर गुना हो जाएगा और ये 5 इधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा -f बराबर 5 × f + 18, f + 18। यह जो f इधर गुना हो गया ये -1 में और यह जो 5 है इधर आके गुना हो जाएगा, तो -f बराबर 5f और +18 बचे 90, 18 बचे 90। ये हो जाएगा f जो है हम इसको इधर लेके चलाते हैं तो हो जाएगा -f और फिर -5f और बराबर 90, तो हो जाएगा -6f, क्योंकि -f और -5f तो माइनस प्लस है, लेकिन बाद बड़ा होगा और बराबर 90, तो 15 × 90, तो f बराबर हम कहा सकते हैं -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी है, आप इन तीनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। आप m बराबर -v/u करके भी निकाल सकते हैं। तो उसमें परेशानी क्या होगी कि सबसे पहले u निकलेगा, उसके बाद हमें दर्पण सूत्र लगाना है, तब जाके f का मान निकलेगा। आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन आपकी मर्जी है इन तीनों फार्मूला में आप किसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो हम इस तरह से देखेंगे कि पहले रिलेशन किनके बीच है। अगर प्रतिबिंब और फोकस के बीच का रहा है तो हम इस फार्मूला को लगाएंगे, और प्रतिबिंब और वस्तु की रिलेशन में है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, और ऊंचाई के संबंध में है तो इस फार्मूला को लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, मतलब कि जो वस्तु की ऊंचाई है वह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने
30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसके बारे में, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है वो पता करना है। उसके बाद प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। तो प्रकृति की बात कर दिया जाए तो सबसे पहले हम दर्पण देखते हैं कि वह दर्पण कैसा है। अगर उत्तल दर्पण है तो प्रकृति जो होगी प्रतिबिंब की हमेशा सीधा आभासी होगा। इसका तो डायरेक्टली हम हिट कर सकते हैं, तो कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसी, सीधा आभासी। अब रह गया आकार और प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले दिया क्या कि 5 सेंटीमीटर ऊंची किसी वस्तु, कोई वस्तु, तो यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। अब कहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या और उत्तल दर्पण है तो वक्ता त्रिज्या धनात्मक होगा। तो लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, वस्तु की ऊंचाई h1 सॉरी, वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r, वक्ता त्रिज्या जब r दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, तो हम इससे फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हो जाएगा r/2 होता है, r/2 तो यानी कि 30/2 तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया कि वक्ता त्रिज्या से हम फोकस दूरी निकाली। अब दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वह वस्तु, तो यानी कि वस्तु दूरी भी पता है, वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। -20 देने का मतलब है कि वस्तु का जो दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। तो हमें निकालना कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहे तो v बराबर वाट, और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कहने का मतलब h2/वाट, h2 बराबर वाट हो गया। अब हम जैसे कि फोकस दूरी भी पता है, वस्तु की दूरी भी पता है, तो प्रतिबिंब की दूरी के निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि वह दर्पण सूत्र से लगाएंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र बोलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/v प्लस 1/u, तो f का मान कितना दिया हुआ है 15, वह 1/15, या जो फोकस दूरी होगा उत्तल दर्पण का हमेशा धनात्मक होता है, बराबर 1/v, पता नहीं v तो निकालना है, और प्लस 1/u, तो u का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो ये इधर माइनस में तो इधर आकर प्लस में, तो हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 और बराबर 1/v। तो ये देखिए ये हो जाएगा कितना, ये दोनों कैल्शियम 60 हो जाएगा, तो 60 हुआ तो ऊपर हो गया 15 चौका 60 और प्लस 20 दिया 60, 1/v। तो हो गया ऊपर 7/60 और बराबर हो गया 1/v। तो हम उलट देंगे, v बराबर हो जाएगा v बराबर 60/7, 60/7। अगर नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है, v बराबर 60/7। अब देखिए v का मान जब निकल गया तो हम प्रतिबिंब का आकार भी निकाल सकते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि -v/u बराबर h2/h1 कर सकते हैं, क्योंकि आवर्धन बराबर दोनों फॉर्मूला होता है। तो यह जो v है प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो भी है वह वस्तु की दूरी है, और इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, तो -v, तो v का मान तो हो गया -60/7 और बटा u का मान कितना दिया हुआ -20 और बराबर h2, यानी कि प्रतिबिंब का आकार ये दिया हुआ नहीं है, और जबकि वस्तु का आकार कितना है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, यह जो -20 है यह उलट जाएगा, हो जाएगा -60/7 गुने 1/-20 बराबर h2/5। माइनस माइनस खत्म और 20 दिया 7 हो गया क्या कि यानी कि 3/7 बराबर h2/5, ये इधर चला गया, तो हो जाएगा 5 तिया 15/7 और बराबर h2, यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार हो जाएगा कितना हो जाएगा 15/7। इसका सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की दूरी बराबर कितना 60/7,
और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना हो गया 15/7, 15/7। और प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा कितना, मतलब प्रकृति जो हो जाएगा सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा और आभासी हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है इस तरह से आप लोग बना लेंगे। ये सभी टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। इससे पहले टाइप वाला मतलब कि पार्ट 1 वीडियो में कुछ और क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही तरीके से, बेहद ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक हमेशा देखें। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।